नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदय चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर एंड जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एंड टुडे वी हैव एन स्पेशल गेस्ट। आज हमारे साथ हैं मिसेस प्रभजोत कौर। ठीक है, और अगर बात करें इनके बारे में तो इन्होंने एफएसएससीआई के द्वारा होने वाले जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और इनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, यानी इन्होंने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस प्रभजोत कौर। या शुक्रिया बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। तो मेरा नाम प्रभजोत कौर है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी की थी। मैंने 2023 में जूनियर फूड एनालिस्ट एफएसएसएआई का एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम क्रैक भी किया था। उसके बाद मैंने हैदराबाद में एज अ जूनियर फूड एनालिस्ट एनएबीएल लैब में काम भी किया है। ओके, सो क्या बता सकती हैं कि क्या आपका जो ऑल इंडिया रैंक और स्कोर क्या आया था फाइनल एग्जाम में? जी 2023 में जब रिजल्ट आया था तो उस रिजल्ट में मेरिट इज लाइक द ऑर्डर वाज नॉट इन द मेरिट वाइज, तो फिर वो मेरिट के अकॉर्डिंग तो नहीं था, तो हमें रैंक नहीं दिए गए थे। तो इसमें 108 लोगों ने क्लियर किया था ये एग्जाम। ओके, सो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने किसी और एग्जाम को भी टारगेट किया था या कोई और एग्जाम आपने इसके साथ या इससे पहले दिया हो? मैंने इससे पहले तो आईआईटी जैम दिया है और गेट एग्जाम भी दिया था, तो ये दोनों एग्जाम भी क्रैक किए थे मैंने। बट जो एफएसएसएआई था, वो उसका जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी अलग होता है इन दोनों एग्ज़ाम से। ओके, सो अब मुझे बताइए कि आपने सिर्फ इस एग्जाम के लिए, अगर हम पर्टिकुलरली फूड एनालिस्ट के बारे में बात करें, तो इस एग्जाम के लिए सीरियस प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की? ये मैंने 3 महीने पहले से चालू की थी। तो मुझे एक्चुअली जब मैं ये प्रिपेयर चालू किया था तो मैं तब मास्टर्स कर रही थी और मेरा इंटरेस्ट फूड में था। तो माइक्रोबायोलॉजी ली थी। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे जानते हैं जो भी स्टूडेंट्स होंगे माइक्रोबायोलॉजी के, उनको फाइनल ईयर में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि उनका इंटरेस्ट किस में है। तो जब मुझे मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट फूड में है, तो मुझे गवर्नमेंट बेस्ड में जाना था, तो फिर मैंने एफएसएसएआई के बारे में सुना एंड देन एग्जाम्स के बारे में पता किया, तो मुझे जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जाम का पता चला क्योंकि हम उसी के लिए एलिजिबल होते हैं एज अ स्टूडेंट। अगर आपको एफए जो सीनियर फूड एनालिस्ट होता है उसके लिए आपको 3 साल एनएबीएल लैबोरेटरी में एक्सपीरियंस होना पड़ता है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करते हो तो आपको जूनियर फूड एनालिस्ट में मतलब जाना चाहिए एग्जाम में। उसके लिए तो मैंने 3 महीने पहले से ही चालू किया था, जो बहुत शॉर्ट टाइम था। ओके, सो मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो मास्टर्स और साथ में आपने प्रिपेयर किया है उसको। बिल्कुल। ओके, सो इसमें आपका क्या रूटीन था पढ़ने का? लाइक आपका कुछ फिक्स रूटीन जैसे रहता है कि इतने घंटे पढ़ना है या इतने घंटे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ऐसा कुछ रहता था? जी बिल्कुल, पहले तो रैंडम शुरू करने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। तो ये चीज़ तो मैंने अपने दिमाग में सोच रखी थी और साथ में मास्टर्स था, फाइनल ईयर था, उसमें भी कंसंट्रेट करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 6 आवर्स तो चाहिए होते थे। जैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी तो वो 2 घंटे, और मतलब यूनिवर्सिटी से आने के बाद भी मैंने मतलब 4 घंटे मैं देती थी। उसमें से मैं ये रखती थी कि मैं वो पर्टिकुलर चीज़ें पढूँ और उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू जो होते हैं, सिर्फ़ उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक मतलब एग्ज़ाम के तौर पे ही एमसीक्यू सॉल्व करूँ। ऐसे रैंडमली आंसर्स, कई लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन के समय एमसीक्यूज़ के आंसर्स मतलब रैंडम दे देंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है सही या गलत हो रहा है। तो जब भी मैं एमसीक्यू दे रही होती थी या उसको आंसर कर रही होती थी तो आई यूज्ड टू गिव इट एज़ कि मैं एग्ज़ाम ही दे रही हूँ। ओके, सो अब मुझे बताइए कि लाइक इसका जो पेपर पैटर्न होता है, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में?
जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जब मैं जूनियर फूड एनालिस्ट का एग्ज़ाम देने वाली थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एग्ज़ाम के पेपर में आता क्या है। और ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे, और उसी समय मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कोई जूनियर फूड एनालिस्ट का मुझे कोई स्ट्रैटेजी बताए या कैसे पैटर्न होता है वो बताया, और तभी मुझे आपकी कोचिंग के बारे में भी पता चला था। जो एग्रीकल्चर एंड जीके की कोचिंग है, फ्रॉम यूट्यूब आई गॉट टू नो। तो इसका ये है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स तो अवेलेबल नहीं होते ऑनलाइन। इसका बस शायद एक ही क्वेश्चन पेपर सेवेंथ जेई एफएई का अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और इसका सिलेबस है, जो हमें जो सिलेबस मिलता है एफएसएसए की तरफ से, उसमें उसकी वेटेज भी, उसकी अच्छी बात ये होती है कि उसमें वेटेज भी बता दिया जाता है कि आपको फूड बायोकेमिस्ट्री के इतने परसेंटेज क्वेश्चन से 40% है या 60% है। फूड लॉस से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं, और फूड माइक्रोबायोलॉजी से मिलते हैं आपको। तो आपकी अगर तीन चार एरिया जो जिसमें वेटेज ज़्यादा है, अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसको प्रायोरिटाइज करें, और फिर उसके बाद आप कुछ दूसरे चीज़ों में जाएं, तो फिर वो स्ट्रैटेजी काम करती है, क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम की कौन सा पैटर्न जो है, अगर उन्होंने दिया है आपको सिलेबस में, तो उसमें वेटेज सबसे ज़्यादा किसकी है, कौन से सब्जेक्ट की है, उस पे जाना चाहिए। तो इसमें फूड लॉज ही इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे पहले, उसमें उसके बाद फूड बायोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आनी चाहिए। जी। ओके, सो जो टॉपिक्स आपने बताया, लाइक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की 3 महीने पहले, तो फिर आप मतलब रिसोर्सेज को आपने किस तरह से यूज़ किया? आपने नोट्स ज़्यादा बनाए हैं या फिर आपने रेडीमेड नोट्स से रिवीजन टाइप उस तरह से ज़्यादा फोकस किया है? आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वहाँ पे की है? और जब 3 महीने बाकी रहते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि आप एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई करें। तो हम बीट अराउंड द बुश नहीं कर सकते उस समय में। तो उस समय में ये होता था कि मैं मैक्सिमम ट्राई करती थी कि अगर मुझे कोई नोट्स है, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसको विजुअलाइज करके पढूं। तो वो नोट सामने रहते थे, और मैं उसको डायग्रामेटिकली प्रिपेयर करके पढ़ती थी। अगर बायोकेमिस्ट्री है तो उसके स्ट्रक्चर्स बना के पढ़ना, वो लिख के पढ़ना, उसको समझ के पढ़ना। और हमारी तो एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग में तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में सारे नोट्स, सब कुछ दिया हुआ है, एमसीक्यूज। तो अगर उसका थ्योरी भी पढ़ ले और उसके बाद हम एमसीक्यूज दे, तो बहुत ही फायदा होता था। बट इसकी एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपना सिलेबस खोलें। सिलेबस में सबसे पहले फूड लॉस होते हैं, तो लॉस का जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाने वाले हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसके साइट पे जाके या उसके बारे में उसकी न्यूज़ भी पढ़ें कि अभी किस पे काम चल रहा है, और गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है। रादर देन कि आप बस एग्जाम देने के माध्यम से जा रहे हो, तो आपको पता चलता है कि एग्जाम पे किस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फूड सेफ्टी पे जब मैं एग्जाम दे रही थी, तब फूड सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो माइक्रोबायोलॉजी के काफ़ी परसेंटेज में क्वेश्चन आए थे। तो क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो हाँ, मतलब जो थ्योरी होती है, आप उसको अगर विजुअलाइज करके पढ़े, अगर उसकी वीडियोस देख लें, और उसके बाद आप कुछ एमसीक्यूज या क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। रादर देन आप डायरेक्टली कुछ थ्योरेटिकली ऐसे पढ़े जा रहे हो, तो उससे कुछ खास मुझे तो नहीं लगता कि हेल्प होती है। ओके, सो मुझे बताइए कि पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी, उसमें सबसे मेजर चैलेंज आपने कौन सा फेस किया है, जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको लगा हो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर सबसे बड़ा चैलेंज है ये? मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता था कि मेरे हिसाब से तो सबसे पहले कि मुझे लगता था कि ये एग्ज़ाम है कैसा, मतलब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर मतलब पता है, लाइक लोगों के मन में यही रहता है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दो, तो आपको उसको क्वेश्चन पेपर पता रहता है कि ये पहले आपको एप्टीट्यूड पूछा गया है या फूड लॉस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो वो डर रहता था कि मतलब अब
ये सिलेबस तो मेरे पास है, बट क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे? क्या वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे? और ये एग्जाम भी ऐसा है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट दे रहे हैं। इसमें आपके साथ आपके बगल में जो बैठा है वो हो सकता है पीएचडी स्टूडेंट हो, या हो सकता है बैचलर का हो, या फिर हो सकता है वो एनएबीएल लैबोरेटरी में काम कर रहा है। तो ये बहुत वास्ट एग्जाम होता है, तो उस समय यही रहता था कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें मन बहुत विचलित हो जाता है, मतलब माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। आप पढ़ने बैठो तो आपको यही ख्याल, मतलब हावी होने लगते हैं। तो मैं सुबह उठ के 6 बजे, तो फर्स्ट आई यूज टू मेडिटेट, कि ये सब दिमाग से पहले शांत करूं अपने मन को, क्योंकि मेरे को मन पढ़ाई में लगाना था। और फिर टाइम मैनेज करना, तो पहला तो मेरा मेडिटेशन होता था। उसके बाद मैं एक प्लान बनाती थी सुबह उठ के कि मुझे आज सिलेबस से मेजर पोर्शन जो है वो ये कंप्लीट करना है। उसके बाद शाम को तो मेरा 1 घंटे का मॉक टेस्ट है ही। तो ये ऐसे रहता था प्रिपरेशन। ओके। सो लाइक आपका जो जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका, आपकी फैमिली का कैसा माहौल था रिजल्ट के टाइम पर? जी, मेरा तो काफ़ी फ़नी था सिचुएशन, क्योंकि मेरी मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ अपना 100% दिया था और मैं रिजल्ट का भूल ही गई थी। और मुझे तो मैं रैंडमली ऐसे टेलीग्राम मुझे याद है कि मैं चलाती थी, और मैं उस पे ही चेक कर रही थी, तो मुझे किसी ग्रुप से पता चला कि रिजल्ट आ गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पीडीएफ खोला और बंद कर दिया कि मुझे लगा कि इसमें मेरा तो नहीं होगा। बट सेकेंड टाइम मैंने खोला और फिर मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया, और मुझे फिर भी बिलीव नहीं हुआ कि अच्छा ये हो गया है। तो वो ऐसा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि सच बोलूँ तो मैंने पढ़ाई की, 100% दिया, और मैं बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्स दिए, काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स आए। तो वो उस हिसाब से भी देखा जाता था, तो लगता था कि शायद ना हो पाएगा। बट अगर जब मेरा नाम देखा और मैंने सबसे पहला कॉल अपने पेरेंट्स को लगाया था, क्योंकि मैं तब बैंगलोर में थी और मेरे पेरेंट्स जमशेदपुर में थे, तो बहुत खुशी हुई थी मुझे। मुझे लगा था कि चलो पहली ऐसी कोई एक अचीवमेंट मैंने की है। और वो तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं इस जर्नी पे जो जो मेरे साथ थे, क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं था। इसमें मेरी कोचिंग, जो भी मैंने जहाँ से कोचिंग ली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, अगर वो साथ में नहीं होते, उनका सपोर्ट नहीं होता तो नहीं हो पाता। तो वो ग्रैटिट्यूड भी था। ओके। सो लाइक आपकी पोस्टिंग उसके बाद कहाँ पर हुई थी? मैंने उसके बाद, मुझे हैदराबाद में एक एनएबीएल कंपनी है, लैबोरेटरी, उसमें मुझे एज अ फूड एनालिस्ट मिला था, जिसमें मैंने वाटर टेस्टिंग की है और फूड टेस्टिंग भी की है। ओके। सो इसमें बेसिकली वर्क प्रोफाइल क्या रहती है? वंस यू गॉट सेलेक्टेड तो फिर किस तरह के काम आपको करने पड़ते हैं वो? हाँ, तो जब आप जूनियर फूड एनालिस्ट बनते हो, तो आप ये अपने माइंड में क्लियर रखो कि आप एक एज अ फ्रेशर जा रहे हो अपने मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ एज अ फ्रेशर शुरू कर रहे हो, मगर आप दूसरे फ्रेशर से इसलिए अलग हो क्योंकि आपने उसके लिए प्रिपरेशन की है, आपने एग्जाम दिया है, आपने उस पे पूरा डेडिकेशन दिया है खुद का, कि उस पे पढ़ाई की है। तो जब आप जाते हो तो उस पे ये होता है कि आप फूड एनालिसिस, मतलब फूड एनालिस्ट हो तो फूड की एनालिसिस होगी। जैसे आप देखते हो ना कि फूड के पीछे आप कुछ भी रेडी, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी ताकि लोगों को समझ में आए, कि जब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हो, उसका इंग्रेडिएंट देखते हो, राइट? तो उसके पीछे में जैसे कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, ट्रांस फैट, ये सारे होते हैं। तो ये सब कैसे निकलते हैं, ये सब हम लोग एनालिसिस करते हैं, फूड एनालिस्ट टेस्ट करते हैं, ये एफएसएसएआई के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये उसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। अगर शुगर ज़्यादा है तो वो बैच हमें नहीं भेजना है, नहीं अप्रूव करना है, वो मार्केट में लाना नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें ओवरऑल क्या होता है कि आपका क्वालिटी अश्योरेंस होता है, उसका फूड आपका सेफ्टी पता चलता है। तो आप जब भी जाते हो एज अ फूड एनालिस्ट, तो बेसिकली आपको क्वालिटी कंट्रोल, मतलब आप एनालिसिस करके रिजल्ट दोगे, आपका ये रोल हो सकता है, या फिर क्वालिटी अश्योरेंस का होता है, जैसे क्यूए होता है।
तो क्यूए क्या करता है कि जो भी क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल वाला जो भी टेस्ट करके आपको दे रहा है, आप उसके रिजल्ट और आपका उसका वर्क चेक करके आप उसको स्टैम्प करोगे कि अप्रूव्ड है। लेकिन एज अ क्यूए अगर आप काम करो तो मे बी आप उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज ना गेन कर पाओ, क्योंकि सीनियर फूड एनालिस्ट एग्जाम में प्रैक्टिकल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने थ्योरी जूनियर फूड एनालिस्ट में थ्योरी एग्जाम पास किया है, 3 साल बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना है। तो अगर होता है कि आप एज अ क्यूसी ज्वाइन करो, आप फूड की एनालिसिस करो, चाहे वो टी है कुछ भी हो सकता है, मतलब इतनी वास्ट प्रोडक्ट्स है फूड की, या वाटर टेस्टिंग कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग होती है, बैक्टीरियल, सब कुछ वायरोलॉजी, सब कुछ सब टेस्टिंग होती है उसमें। तो तो उसके बेसिस पे फिर आपको एज अ क्यूसी अगर आप 3 साल काम कर लो तो उसके बाद आप सीनियर सीनियर फूड एनालिस्ट बनते हो। Okay, तो so इसमें yes, tell me. Yes. तीन मतलब जो टेस्टिंग भी होती है, मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ये 3 सालों में तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो आपके क्वालिटी कंट्रोल में भी 3 चीज़ें आती हैं, जैसे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो केमिकल एनालिसिस करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल एनालिसिस करते हैं। तो आजकल, पहले क्या होता था, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स केमिकल एनालिसिस भी कर लेते थे, बट आजकल माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स अगर माइक्रोबियल एनालिसिस ज़्यादा करें तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा फोकस मानती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जो भी मास्टर स्टूडेंट या बैचलर का स्टूडेंट या जो भी जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जाम देना चाहता है, वो अपनी स्किल इसके साथ साथ, अगर वो बहुत दूर का सोच रहा है, 5 साल पहले का सोच के, अगर इसमें पूरा ही करियर फोकस करना है, तो मैं बोलूँगी कि इस पे अभी से डेवलप करनी चालू करनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट, और आप जो भी है HPLC, ये सब कुछ सीखना, सब कुछ आना चाहिए। माइक्रोबियल के हो तो सब कुछ एनालिसिस टेस्टिंग मतलब सीखना चाहिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। कि मतलब एकेडमिक से ही अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में ही अगर बेटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो भी स्टूडेंट हो या जो मतलब अगर काम भी कर रहे हैं कहीं पे भी, तो मैं ये बोलूँगी कि मतलब जिस तरीके से आप थ्योरी एग्जाम पे पूरी डेडिकेशन, पैशन और एग्जाम क्लियर करना है ये सोच के जाते हैं, तो सिर्फ ये वाले रोल में आप एक ही चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी ही प्रैक्टिकली चलती है। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी कर लेते हैं लोग, बट 108 लोग थ्योरी क्लियर करेंगे, जूनियर फूड एनालिस्ट बनेंगे, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल आता है तो शायद 20 या 30 ही जा पाते हैं। तो अगर उस तक अगर आपको बनना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होनी चाहिए। जी। ओके, सो इस जॉब में मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? ज़्यादा हेक्टिक जॉब है या फिर अच्छा रहता है माहौल? किस तरह की जॉब है ये? जी, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको आपने जो पढ़ाई की है और आपने फूड एनालिस्ट बनने का सोचा है, तो मुझे लगता है कि जो भी ये सोचता है उसे फूड एनालिसिस से प्यार तो होता ही है, के लिए ये जॉब ही प्यार होता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं जॉब करने के लिए जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये बहुत आप पढ़ रहे हो और सेम चीज़ उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो, और वो आँखों के सामने में आप देख रहे होते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपने जॉब में। और वर्क लाइफ बैलेंस बोलूँ तो ये 9 टू 5 मैक्सिमम। और अगर आप मतलब नाइट शिफ्ट्स भी होती है काफ़ी जगह में, लेकिन 9 टू 5 ही रहता है। बहुत ही सेटल जॉब होती है ये। हाँ, इसमें आपकी एक गलती से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि मतलब आपकी तरफ से एक भी गलती आप ना करो, आप उस तरीके का परफेक्शन बनाओ, आप उस तरीके की, और इस फील्ड में तो आपको पढ़ते ही जाना है। आपकी अगर आप नहीं कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप किसी कोर्स को जॉइन भी कर लो, आपको और नॉलेज मिल रही है तो आप लेते जाओ। ये एक ऐसी फील्ड है। तो इसकी वर्क लाइफ बैलेंस बोलूँ तो काफ़ी ही सही है। वैसे कुछ भी इश्यूज़ नहीं होते हैं, और बहुत ही अच्छी जॉब लाइन है। ओके, सो इसमें जनरली पोस्टिंग जो है वो आई थिंक हायर सिटीज में ज़्यादा होती है, लाइक जो बड़ी सिटीज हैं। हाँ, ये बहुत ही नीश सब्जेक्ट है, मतलब अभी भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर,
माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो सब्जेक्ट है, इसके स्टूडेंट्स आज भी इंडिया में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप देखें तो सैलरी वाइज भी आप जैसे आईटी में सैलरी होती है कि वो लैक्स तक जाती है, इसमें इतना तो नहीं जा पाते हैं इंडियंस, मतलब इंडिया का जो भी होता है, तो उसमें काफ़ी वो उस टाइम पे ही काफ़ी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग कि आप जो भी कर रहे हैं, आप ये मेक श्योर करो कि उसका एक-एक धीरे-धीरे एक-एक स्टेप लेके करो। और जो भी जितनी भी सिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम इन सब जगह में रह के आई, तो मुझे ये पता चला कि बिल्कुल बड़ी सिटीज़ में तो आपको बहुत जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है। मुझे लगता है बैंगलोर और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा रहती है, फिर गुड़गाँव, पुणे और बस ये कुछ सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा मतलब आपको फूड एनालिसिस और बाकी चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। बट छोटे-छोटे शहरों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप ऐसा है कि ये जॉब नहीं है कि आप कहीं पे भी जाओ और आपको ये जॉब मिल जाए। आपको इसके लिए रिलोकेट होना पड़ता है। तो ये इश्यू है एक कि आप कहीं जैसे मैं झारखंड में रहती हूँ और मैं ये सोचूँ कि झारखंड में रह के कहीं पे दूँ, तो मुझे कुछ एग्ज़ाम का वेट करना पड़ेगा या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फिर से जो कोई एफएसओ होगा तो मैं उसका दूँ। तो वो इश्यू रहता है। मुझे ऐसे प्रॉम्प्टली अगर जॉब चाहिए तो ये बिग सिटीज़ में ही मिल पाते हैं। ओके, सो लाइक इसमें स्टार्टिंग सैलरी अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें एंटर करता है तो स्टार्टिंग सैलरी कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने जूनियर फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ का अगर मैं बोलूँ तो आपको 25,000 या 30,000 से नीचे तो नहीं मिलेगा। और ओके। अगर आपने क्लियर ना किया हो और आप चाह रहे हैं कि क्योंकि मैं डिसहार्टन नहीं करना चाहती, काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और नहीं भी हो पाता है, फिर भी आप उस जॉब में जाके भी फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसकी भी स्टार्टिंग कुछ 15,000 या ऐसे होती है। बट अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो 30-40,000 से मिनिमम 25,000 से 30-40 मिल सकता है आपको, मतलब स्टार्टिंग में ही। ओके, एक तो साल के बाद आपकी इंक्रीमेंट होती है तो आपकी ग्रोथ तो काफ़ी है इसमें। ओके, सो आपने लाइक एफएसएसएआई के एग्ज़ाम क्रैक किया, बट आपने लाइक सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? अ, मैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है और मैं करना बिल्कुल चाहती हूँ। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी जूनियर फूड एनालिस्ट हूँ। मुझे और 3 साल चाहिए सीनियर फूड एनालिस्ट बनने के लिए, तो मैं मेरा फोकस उसमें था। और ओके। अभी मैं ये सोच रही थी कि हम सेंट्रल मैंने बात की थी कोचिंग से, क्योंकि मुझे भी ये सब जो न्यूज़ होती है ना, मैं भी किसी मतलब पहले आपके दूसरों लोगों के जैसे मैं ऐसे सबके बैठती थी किसी यूट्यूब चैनल पे कि कब आएगा एग्जाम और कब होगा, बहुत क्यूरियस रहती थी। तो अभी भी मेरा मैं वो क्वेश्चन मुझे पता चला था कि ऐसे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है और उसकी भी प्रिपरेशन मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। और क्योंकि देखिए ये सब एग्जाम्स का क्या होता है कि आप ऐसे बैठ नहीं सकते और कभी रैंडम मतलब अगर ये मिस हो गया तो हो गया, फिर आपको नहीं पता कि अगले साल आएगा नहीं आएगा। तो जब अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करना है और बस आपको ये सोचना है कि ये शायद अगले साल ना आए, क्योंकि 2023 के बाद जेई एग्जाम भी है, वो अभी डिले हो रहा है। तो उसी हिसाब से अगर आप कोई अभी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ और उसका भी अभी करूँगी कोचिंग वगैरह। Okay, so now tell me how agriculture and GK helps you like to achieve your dream. Okay, so this is also a good question because see, as I told that कि मुझे काफ़ी मैंने मेरे अकेले का काम नहीं था, तो कोचिंग ने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेजर परसेंटेज तो आई विल गिव नो सक्सेस का श्रेय मैं कोचिंग को दूंगी, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज मुझे ऐसे बोलने के लिए बोलना है, इट्स बिकॉज कि जेन्युइनली इस कोचिंग में सबसे पहले तो फर्स्ट आई वाज सर्चिंग कि मुझे कोई जूनियर फूड एनालिस्ट का जिसको स्ट्रैटेजी पता है जिस कोचिंग को, वो मिल जाए। फर्स्ट थिंग वाज दैट आई गॉट। सेकंड वाज द फीस। द फीस वाज वेरी नॉमिनल क्योंकि मैं स्टूडेंट थी
और मैं बाकी जगह में अगर सर्च करूँ तो इट वाज़ लाइक कि अगर नहीं नहीं ले पाऊँगी या नहीं हो पाएगा। तो this fees was very nominal. And then third thing was that whatever the way they have structured their thing was very well done. एंड उसमें थ्योरी थी, आपको सिलेबस था, सिलेबस का वेटेज परसेंटेज वाइज जो था वो भी आपको अलग से समझाया था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का इतना परसेंटेज, मतलब हर एक टॉपिक को, हर एक सिलेबस को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ था। एंड देन सबसे अच्छी बात है कि इसमें एमसीक्यूज अलग थी और मॉक टेस्ट अलग था। तो uh, मेरे प्रिपरेशन में तो आई यूज द एमसीक्यूज ऑल्सो लाइक अ मॉक टेस्ट ओनली। एंड जो लास्ट वाला मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट थे, प्री मॉक टेस्ट वाज ऑन पॉइंट। और उसके रिलेटेड क्वेश्चन, या ऐसा भी होता था कि अगर वो क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन, अगर वो टॉपिक का एमसीक्यू है अगर, तो आई यूज टू गो एंड रीड अबाउट दैट टॉपिक। और वो हो सकता था वो टॉपिक के क्वेश्चंस आ जाते थे, मतलब आ ही गए थे। तो वैसे ऐसे होता है कि जो भी जितना फोकस है, मतलब जैसा सिलेबस आपको एफएसएसएआई ने दिया है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी का पूरा पैक मिलना, और पूरा मतलब पैकेज मिलना, और उसके बाद आपको पूरा एमसीक्यूज भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होने। आई डोंट थिंक सो एनी अदर कोचिंग विल गिव। तो मैं तो यही ढूंढ रही थी, एंड बाय manifestation I got this coaching. It has helped me, like I would say 60% of the job was done there. Okay. So thank you so much. Okay. So my last question is now tell me अगर कोई स्टूडेंट है जो तैयारी करने चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी का पता रहना चाहिए, आपको एग्जाम कब है वो आपको पता लगाना है, क्योंकि ये सब जो अपॉर्चुनिटी होती है ये सब ग्रास्प करने वाली होती है। कब एग्जाम आ रहा है उसका पता लगाना है, उसके पहले से प्रिपरेशन आपको चालू करनी है, और डिले नहीं करना है बिल्कुल भी। सबसे पहली बात तो खुद को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो काफ़ी ही अ, उतना आपको मोटिवेशन नहीं देती है, शायद आपको उतना लग्जरियस लाइफ नहीं शो होती है पहले से। आपको तो वो सब खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, मेडिटेट करना है। और साथ में मैं तो यही बोलूँगी कि आपको एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के अकॉर्डिंग, जैसे भी उनके जो कोर्सेज है, अगर आपको ऐसे कोर्सेज मिल भी रहे हैं तो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी लाइक यू आर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स, because they have, even if you go open their application, they have everything, according to the exams and which exam is going to come. So you can even ask on the chats also and they promptly reply. तो उस हिसाब से तो मतलब कि सब कुछ आपको नहीं भी तो यूट्यूब में आप जाके देखो, एप्लीकेशन से ही पता चलता है कि पढ़ाई कितनी सिस्टमैटिक है। तो ऐसे कोचिंग का सहारा लेना है। और इसमें बहुत ही डेडिकेशन वाइज पढ़ना है। अब ये नहीं है कि यू हैव इंस्टाग्राम एंड यू हैव ऑल द सोशल मीडिया, यू आर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी देयर ऑल्सो। तो दैट इज नॉट हाउ इट विल बी डन। यू हैव टू बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड। सुबह उठो, सुबह से शाम तक यू आर डूइंग, आपका दिमाग उसके उसकी पढ़ाई पे और उसके ही वीडियोस देखने पे, उसके मतलब पूरे ही तरीके से इंडल्ज होके पढ़ना है। तो तभी ये क्रैक हो पाएगा, क्योंकि ऐसे हजारों लोग आपके साथ दे रहे होंगे। तो ये मैटर करता है किसकी डेडिकेशन कितना स्ट्रांगली यू वांट दैट, तो दैट मैटर्स। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जो रिव्यू लाइक आपने जो प्रिपरेशन जर्नी सब कुछ हमारे साथ शेयर किया है तो वो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी एक गाइडेंस की तरह काम करेगा। बिल्कुल। और थैंक यू, मैं तो मेजर थैंक यू बोलूंगी। मैं तो आज मतलब कितने सालों बाद भी व्हेन आई हैव टेक्स्टेड यू पीपल, तो अभी भी आई विल कीप गिविंग यू थैंक्स लाइक 100 टाइम, बिकॉज genuinely it has helped me. It is not because कि मुझे ये सब बोलने के लिए बोलना है, it has helped me genuinely. तो अगर ऐसी कोई कोचिंग है अभी भी कि इतने मतलब इतनी कम लोग ऐसे एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं और वो कोचिंग भी ऑन पॉइंट हो,
तो वो तो मतलब इट्स अ बिग सैल्यूट दैट यू पीपल आर डूइंग, और ये तो इंडियन एजुकेशन के लिए काफ़ी ग्रोथ होती है, क्योंकि हर एक कोचिंग में आपको ये सब चीज़ें ना मिले। तो मतलब ये तो दिल से है कि आप लोग और फ्लरिश करो, आप लोग और ऐसे लोगों को मतलब हेल्प कर पाओ। और मुझे एक और चीज़ थी कि जब भी मैं इस काबिल बन सकूँ कि मैं हेल्प कर पाऊँ दूसरे स्टूडेंट्स को, तो I'll try giving people some vouchers, like those who are actually wanting, और जो लोग नहीं, मैं उस समय नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, तो मैंने ये उस समय ही सोच रखा था कि इफ पीपल हु कांट अफोर्ड, मतलब अगर छोटी सी भी, तो मैं उनके कुछ परसेंटेज आई कैन गिव फॉर देम सो दैट दे कैन गेट डिस्काउंट, और आई कैन गिव इट फुल्ली फॉर देम इफ दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसे तो कुछ करना ही चाहूंगी, या फिर आपके में कुछ भी ऐसे क्लासेस हो ऐसे, तो आई कैन गिव दैट बिकॉज दैट्स माय ग्रैटिट्यूड for the teaching staff and faculty, whoever has prepared that structured thing has helped me a lot. Okay, so thank you very much for your compliment and a very, very congratulations from the entire team of Agriculture and GK for your success. Thank you so much. Thank you for calling me for the interview. Okay, welcome.